आज के मुख्य समाचार। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को होगा सीधा लाभ। प्रदेश में पर्यटन सीजन की रफ्तार बढ़ी। हिमाचल को हो रहा वॉल्वो बसों से घाटा। तिरंगे के अपमान पर महापौर के खिलाफ उठाए गए सवाल। पांवटा साहिब में एसडीएम के खिलाफ विवाद। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण 15 जुलाई को। शिमला में किसान बागवानों की बैठक। एक सप्ताह तक बरसेंगे बादल। इनकम टैक्स विभाग शिमला में प्रशासनिक मीटिंग का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। शिमला के रिज मैदान पर नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कचरे के साथ कचरा पेटी में डालने का वीडियो वायरल होने के बाद एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स ने नेशनल असिस्टेंट चीफ नाथूराम चौहान ने इस मामले पर गंभीरता से सवाल उठाए हैं। नाथूराम चौहान का कहना है कि यह घटना राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति असम्मान का प्रतीक है और महापौर के खिलाफ तत्काल जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कृत्य से देश की गरिमा को ठेस पहुंची है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि महापौर सुरेंद्र चौहान तिरंगे को कचरे के साथ कचरा पेटी में डाल रहे हैं। यह दृश्य न केवल शिमला बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए अपमानजनक है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों ने महापौर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है और इसे राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान के रूप में देखा जा रहा है। मित्रों, पिछले दिनों कैंडल मार्च शिमला में निकला था, रिज पे निकला था और उस पे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। उस घटना में तिरंगे का अपमान हुआ था और वो भी शिमला के प्रथम नागरिक के द्वारा। मुझे लगा उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष दोनों कार्रवाई करेगा, दोनों कुछ कहेगा, लेकिन नहीं कहा गया। तो हमें मजबूर होके ये कहना पड़ रहा है कि तिरंगे का अपमान किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में सहन नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेयर हो, चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। मैं आपको वीडियो दिखाऊं, रिज वाली वीडियो है, आप देख लीजिए। ये है, फूल उठा रहे हैं, उसके बाद तिरंगा आएगा। अब तिरंगा आया, तिरंगे को हाथ में, अब देखिए मसलने के बाद कूड़े के साथ कैंडल मार्च के बाद का ये दृश्य है। तिरंगा लेके और उसको वही जो कप था या जो गिलास था, जो उसको साथ में डस्टबिन में डाल जाते हैं। तो ये मामला अब ये देखिए डालने जा रहे हैं और डस्टबिन में डाल देंगे। ये वीडियो थी। अब होता क्या होता है, हमारा संविधान क्या कहता है, ये चीजें हैं। भारत में तिरंगे झंडे, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान एक गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सम्मान और एकता का प्रतीक है। प्रदर्शन, जुलूस या किसी भी अन्य स्थिति में तिरंगे के अपमान से संबंधित कानूनी कार्रवाई भारतीय दंड संहिता आईपीसी, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता अलग है, 2002 में बनी थी, ध्वज के अनुसार तहत हो सकती है। और कितनी हो सकती है? पोचा बनाना, तिरंगे को पहनना, पोचा बनाना, नैपकिन बनाना, इसको मोड़ना, 3 साल की सजा। हैरानी की बात यह कि जहाँ सबसे बड़ा तिरंगा लगा हुआ है, उन्हीं तिरंगे के बीच की उनकी तिरंगे के नीचे की घटना है और इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। बहुत दुख का विषय है। पार्टियां कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो, राष्ट्रीय ध्वज सबके लिए सम्मानित है और इसमें डीसी शिमला को स्वतः कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। माननीय हाईकोर्ट हिमाचल को स्वतः इसमें संज्ञान लेना चाहिए था। क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? तिरंगे का दुख का अपमान का एक विषय था।
अब क्यों संज्ञान नहीं लिया गया और विपक्ष के द्वारा भी इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, ये भी बड़ा हैरानी का विषय है। जो पार्षद गण है, क्योंकि मुझे उनसे बड़ी उम्मीद थी, शिमला के पार्षद बड़े सुलझे हुए हैं, एक बार भी वो कुत्ते वाला इशू को लेकर के वहाँ अंदर ही बैठ गए थे जमीन पे, तो इस मुद्दे को लेकर के, तिरंगे के अपमान के मुद्दे को लेकर के वो पार्षद भी जमीन पे क्यों नहीं बैठे या उन्होंने जवाब क्यों नहीं मांगा, ये भी बड़ा दुखद विषय है। मैं माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश से निवेदन करूंगा आप सब मीडिया के माध्यम से कि तिरंगे के अपमान के ऊपर महापौर शिमला सुरेंद्र चौहान जी से जवाब तलब होना चाहिए और ये राज्यपाल जी का विशेष अधिकार भी, अगर कोई व्यक्ति कुछ और न करे तो उनका विशेष अधिकार है। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों की वॉल्वो बसों के संचालन से राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, जबकि इसका सीधा फायदा केंद्र सरकार को मिल रहा है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत देश भर में बिना रुकावट के चल रही इन लग्जरी बसों के कारण हिमाचल परिवहन निगम की वॉल्वो सेवाएं प्रभावित हो रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे को अब केंद्र सरकार के समक्ष उठाने जा रही है। केंद्र की नीति के अनुसार कोई भी ऑपरेट 3 लाख रुपए का टैक्स जमा कर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट प्राप्त कर सकता है। इस परमिट के बाद वे देश भर में कहीं भी पर्यटकों या सवारियों को ले जा सकते हैं। प्रदेश सरकार के पास इन्हें रोकने का कोई प्रभावी कानूनी आधार नहीं है, केवल SRT स्पेशल रोड टैक्स वसूलने का अधिकार है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में हर दिन दर्जनों बाहरी वॉल्वो बसें शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कई राज्यों के लिए यात्रियों को लेकर जाती है, जिनका किराया परिवहन निगम की वॉल्वो बसों से कम होने के कारण लोग इन्हें प्राथमिकता देते हैं। साथ ही ये बस ऑपरेट यात्रियों को चाय पानी जैसी सुविधाएं भी मुहैया करवा रही है। हिमाचल परिवहन निगम को प्रति बस औसतन 15,000 रुपए का घाटा हो रहा है, जो महीने भर में लाखों तक पहुंच जाता है। इससे प्रदेश की राजस्व आय पर भी प्रभाव पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने सभी RTO को निर्देश दिए हैं कि वे अवैध रूप से संचालित हो रही वॉल्वो बसों की जांच करें और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही करें। हालांकि ऑल इंडिया परमिट वाली बसों को रोकना मौजूदा कानून के तहत लगभग असंभव है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस गंभीर मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। परिवहन क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि यदि इस स्थिति को जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में राज्य की परिवहन सेवाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 1 सप्ताह तक बारिश जारी रहने का पूर्व अनुमान जताया गया है। सोमवार दोपहर 3 बजे से शिमला में भारी बारिश शुरू हुई। इससे छोटे नाले उफान पर आ गए और कई जगह सड़कों पर जल भराव हुआ। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 18 से 20 जून तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। 16, 17 और 21 और 22 जून को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार जताई गई है, जबकि 21 और 22 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। उसके बाद अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3-4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना बताई गई है। हिमाचल प्रदेश में बिजली खर्च भी मोबाइल की तरह रिचार्ज सिस्टम पर चलेगी। राज्य बिजली बोर्ड ने घोषणा की है कि प्रदेश में दिसंबर 2025 तक सभी पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदला जाएगा। इस प्रक्रिया को तेजी से लागू करने के लिए बिजली बोर्ड ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। प्रीपेड मीटर लगाने के लिए पहले ही एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। अब इस योजना पर अमल शुरू हो चुका है। प्रदेश के 19.5 लाख से अधिक घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को इस नई व्यवस्था का लाभ मिलेगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज होंगे। उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार बिजली रिचार्ज कर सकेंगे। मीटर की राशि समाप्त होते ही बिजली आपूर्ति स्वयं बंद हो जाएगी, लेकिन इससे पहले उपभोक्ताओं को
SMS के माध्यम से अलर्ट भी किया जाएगा। बिजली बोर्ड विभिन्न स्थानों पर वेल्डिंग मशीनें भी लगाएगा, जिससे उपभोक्ता आसानी से रिचार्ज कर सकेंगे। साथ ही प्रीपेड मीटर कनेक्शन के तहत उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि नहीं ली जाएगी। यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को सुविधा देगी, बल्कि बिजली तंत्र को भी अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाएगी। बिजली बोर्ड का यह कदम प्रदेश में डिजिटल और स्मार्ट ऊर्जा व्यवस्था की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। शिमला के बचत भवन में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किसानों और बागवानों ने सेब की बिक्री पर नए नियमों को लेकर चिंता जताई। सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने बताया कि हाल ही में यह चर्चा चल रही है कि बागवान अपने बगीचे से सीधे सेब नहीं बेच सकते। यह स्थिति बागवानों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि ऐसे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बैठक में बागवानों की समस्या को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया है कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि बागवानों की आजीविका और राज्य की आर्थिकी में उनके सहयोग को देखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। बागवानों की चिंताओं को देखते हुए सरकार को सेब की बिक्री और संबंधित नियमों पर पुनः विचार करना चाहिए। यदि बागवानों को अपने उत्पादों की उचित कीमत और बिक्री का अधिकार नहीं मिलता तो यह उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सरकार को बागवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियों में आवश्यक बदलाव करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये जो बैठक है ये हर साल जो है सेब सीज़न से पहले एक बैठक होती है और सेब सीज़न से पहले इस बैठक में जो है बहुत सारी जो व्यवस्थाएं होती है सेब सीज़न की, बागवानी की व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जो है प्रशासन और जो हम जितने भी उसमें चाहे सेब बागवान है, चाहे उसके प्रतिनिधि है, चाहे आपके आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधि है, ट्रांसपोर्टर्स के हैं, वो सब इसमें भाग लेते हैं और इस बैठक में जो है आगे की रणनीति तय की जाती है कि हम किसानों बागवानों को आगामी सीजन में क्या समस्याएं आने वाली है और उसका समाधान कैसे होगा। तो आज की इस बैठक में जो जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में हुई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है जिला शिमला सबसे बड़ा एप्पल प्रोडक्शन वाला जिला है, तो जिला शिमला की बैठक आज यहाँ हुई है बचत भवन में और इस बैठक में जो है कई बातें सामने आई है। पहली तो सबसे बड़ी बात ये आई है कि भाई हमारी जो प्री असेसमेंट होती है सीजन से पहले उसकी क्रॉप की प्रोडक्शन की, तो वो जो असेसमेंट है उसको जो है हमने आज कहा है कि वो असेसमेंट ना की जाए, क्योंकि वो हर बार जो है बढ़ा चढ़ा कर की जाती है और उसमें जो है सीधा नुकसान हम किसानों बागवानों को होता है। चाहे उसमें पेटियों के दाम बढ़ जाते हैं, ट्रेस के दाम बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ जाता है, तो सीधा सीधा नुकसान हम किसानों बागवानों को होता है। आपको मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा, पिछले वर्ष जो है प्री असेसमेंट 4 करोड़ की हुई थी और बाद में जो है 2 करोड़ 9 लाख बॉक्सेस हुए थे। इस बार 3 करोड़ 66 लाख बॉक्सेस की जो है प्री असेसमेंट हुई है, जबकि किसानों बागवानों का पूरे विभिन्न राज्य के विभिन्न जिलों में कहना है कि 2-2.25 करोड़ से ऊपर बॉक्सेस नहीं होने वाले हैं। और इसके अलावा जो है जो अन्य व्यवस्थाएं जैसे छोटी छोटी सड़कें हैं, जो पीडब्ल्यूडी के अलावा सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए भी जो है आज जिलाधीश महोदय ने सभी एक्सीएंस को, संबंधित अधिकारियों को जो है उसको निर्देश दिए हैं। साथ में हमने एक आग्रह किया है कि जो छोटी छोटी सड़कें चाहे वो ब्लॉक के लेवल पे बनी है, बागवानों ने स्वयं बनाई है अपने ऑर्चर्ड्स के लिए, जब वो आगे बारिश आ जाती है, बरसात आ जाती है, जब वो टूट जाती है तो उसको सुधारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती, तो उसके लिए भी कोई बजट का प्रावधान जो है वो किया जाए, ताकि वो बागवान जो है उसको समय पर अपनी उपज को मंडियों तक पहुंचा सके। इसके अलावा बिजली की जो व्यवस्था होती है, ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स, ताकि वो भी प्रॉपरली समय पर चले, बिजली का कट्स जो है ज़्यादा ना लगे, जिससे कि किसान की ग्रेडिंग सॉर्टिंग हो सके। साथ में इसके अलावा हमने एक और बड़ी जो बात कही है, आज एक बड़ी बात जो है यहाँ काफ़ी ट्रोल हो रही है सोशल मीडिया पे, काफ़ी उसकी चर्चा है कि उसमें कहा गया है सरकार की किसी एजेंसी द्वारा कहा गया है, हमें नहीं पता किसके द्वारा कहा गया है, और या एपीएमसी द्वारा कहा गया है कि जो है बागवान जो है अपने बगीचे से सेब जो है सीधा नहीं बेच पाएंगे व्यापारियों को। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण जो है, जो भी बयान है, जिसने भी ये बयान दिया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इसका हम सीधा सीधा खंडन करते हैं, क्योंकि बागवान जो है वो पूरे देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र है। वो अपने बगीचे में बेचे, अपने प्रदेश में बेचे, अन्य प्रदेशों में बेचे, लेकिन ये तो एक ऐसा किसी ने फरमान जारी किया है कि भाई
जिससे ये कहा गया कि बागवान जो है अपने बगीचे में सेब नहीं बेच सकता। देखिए, जब ये सरकार यहाँ पर आई थी उस वक्त जो है सरकार ने कहा था कि बागवान जो है अपने दाम जो है खुद तय करेगा। वो तो आज तक वो गारंटी इनकी जो है इस सरकार की लागू नहीं हो पाई। लेकिन आज जो है एक फरमान किसकी तरफ से आया, हमें जो हमने पहले ही क्लियर किया नहीं कि किसने ये फरमान दिया कि बागवान जो है सेब अपनी उपज जो है अपने बागान में नहीं बेच पाएंगे। जबकि इसमें जो अभी कुछ दिन पहले सचिवालय में एक बैठक हुई थी माननीय बागवानी मंत्री की अध्यक्षता में, उसमें ये आग्रह किया गया था कि जितने भी यहाँ पर बाहरी राज्यों से जो है खरीदार आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए ताकि बागवानों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। लेकिन यहाँ तो जो आज ये ट्रोल हो रहा है कि बागवान जो है नहीं उपज बेच सकते, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका हम किसान संगठन, सभी किसान संगठन जो है खंडन करते हैं। संयुक्त किसान मंच जो है खंडन करता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण 15 जुलाई को रिज मैदान पे किया जाएगा। यह निर्णय राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा लिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व की सलाह पर यह स्थिति निर्धारित की गई है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और रजनी पाटिल ने इस समारोह में भाग लेने की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात के बाद यह तिथि तय की गई है। शिमला के नागरिकों द्वारा इस निर्णय पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कुछ लोगों का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी प्रतिमा स्थापित करना उनका सम्मान है। गर्व का विषय है कि हमारे जो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी, वो सिर्फ किसी पार्टी विशेष के नहीं, पूरे हिमाचल की जनता के एक लीजेंड रहे हैं और उनकी प्रतिमा जो लगने जा रही है ये सबके लिए हर्ष का विषय है। और खेद सिर्फ इतना है कि ये इतने डिले करने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और ये 1-2 साल पहले लग जानी चाहिए थी जैसे कि डिमांड उठी थी और ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। युवाओं को वैसे उनके इतिहास के बारे में जान लेना चाहिए क्योंकि जिस उम्र में उन्होंने राजनीति शुरू की और उस राजनीति को और इतने लंबे समय तक समाज सेवा के रूप में 6 बारी मुख्यमंत्री बने, वो सब युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वो ना कि कोई एक हिमाचल के लिए वो अपने आप में एक लीजेंड है और युवाओं को उससे सीख लेनी चाहिए कि भाई किसी भी परिस्थिति में अपने प्रदेश, अपने लोगों के साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं। तो वो सबके युवाओं के एक आदर्श भी है। हिमाचल की जनता को यही संदेश है कि काश स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जैसे नेतृत्व हिमाचल को आगे भी मिले तो ये हम सबका सौभाग्य होगा और ये बहुत अच्छी बात है। शिमला में आज एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के नेशनल असिस्टेंट चीफ नाथूराम चौहान ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में 1 सप्ताह से लापता युवती के मामले को उठाया। युवती के मामले को लेकर शनिवार को माजरा थाना संपर्क मार्ग पर भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और एसडीएम के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्यवाही नहीं की तो भाजपा आंदोलन कर ईंट से ईंट बजा देगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसडीएम ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज किया, जिससे जनता में आक्रोश फैल चुका है। एसडीएम पोंटा जीएस चीमा ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखें। उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि प्रशासन मामले की जांच में जुटी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल गर्मा चुका है। स्थानीय लोग और राजनीतिक दल इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। कि पोंटा साहब में अभी जो कल परसों जो पोंटा साहब में जो इशू हुआ उसकी मैं कुछ वीडियोज आपको देता हूँ। पोंटा साहब में क्या हुआ कि 4 तारीख को एक लड़की गुम होती है। पटुन एक जगह है, वहाँ से लड़की गुम होती है। किरतपुर का लड़का है जिसके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो लड़की को लेके गया। 12 तारीख को लोग इकट्ठे होते हैं, मन के यानी कि 8 दिन बाद लोग इकट्ठे होते हैं, जुलूस निकालते हैं, लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं। तब जाके पुलिस कहती है कि हम कल यानी कि 13 तारीख को 12 बजे लड़की और लड़कियों को ले आएंगे, जैसे कि रखे हो कहीं। बोले ऐसा इतना कॉन्फिडेंस से कौन कह सके। खैर वो कह दिया, अलग बात है। 12 बजे जब लड़का लड़की नहीं आते तो फिर लोग फिर बैठते हैं धरना प्रदर्शन। पुलिस कहती है कि हम शाम को 5 बजे तक ले आएंगे। 5 बजे भी जब नहीं आते
5 बजे भी उनको जब नहीं ला पाते तो फिर अगले दिन के लिए कहा जाता है कि हम अगले दिन लाएंगे, लेकिन अगले दिन होने से पहले ही धारा 163 लगा दी जाती ताकि लोग इकट्ठे ना हो। अब जिनकी बेटी गुम हुई वो लोग तो इकट्ठे होंगे, वो लोग तो आएंगे सामने। लोग जब आए, एक तरफ से लोग जिनकी बेटी गुम हुई थी जब वो आए तो एक तरफ से तो उनके ऊपर हमला हुआ था, पथरा हुआ था, छत से पत्थर फेंके जा रहे थे और एक तरफ पुलिस उनको पीट रही थी। बताओ, जिनकी लड़की गुम हुई थी, तो आक्रोश आना स्वाभाविक था। हमारा काम क्या है कि एक में बना के रखना है व्यवस्था। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना मेरा किसी से कोई वो है। ठीक है, हो सकता है मेरा राजीव बिंदल से बेचारी ग्रुप से मेरा संबंध ना हो, सुखराम से ना हो, लेकिन उस इशू को लेकर के, क्योंकि वहाँ जनता का प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे, कि उस इशू को लेकर मैं उनके साथ खड़ा था। अब उसमें मैं कुछ आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा पौंटा साहब की। ये एसडीएम साहब पौंटा साहब, आपको एक शब्द सुनाई दे रहा होगा इसमें कि एसडीएम साहब, उसके बाद राजीव बिंदल जी ने भी इनको समझाया कि आप अपनी भाषा पे कंट्रोल कीजिए। कल भी आपके कारण वातावरण खराब, डंडा देके घूम रहे थे। एसडीएम का डंडा रखने का मतलब। उसके बाद मैं डंडे वाली वीडियो आपको दिखाता हूँ, जो डंडा लेके घूम रहे थे वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। डंडा लेके घूमना ये है डंडा लेके घूमने वाली वीडियो। ये एसडीएम साहब के पीछे डंडा लेके जा रहे हैं और वहां से उल्टा हो गया, दिख नहीं रहा होगा, कैसे मैं दोबारा आपको दिखाऊं। ये है पुलिस फोर्स आगे खड़ी है और पीछे एसडीएम साहब डंडा लेके जा रहे हैं। हिमाचल में इस तरह का पहला मामला, हिमाचल प्रदेश में इस तरह का पहला मामला आएगा। बहुत दुख है। पहले गाली गलौज करना, मतलब ऐसे शब्द बोलना जो आप शब्द सुना नहीं सकते किसी को। एक प्रशासनिक अधिकारी ऐसे शब्द किया। अब ये है एसडीएम साहब की, अब समझिए आप। उसके बाद डंडा लेके जाना, उसके बाद अगला ये वीडियो है जो बड़ा अब बताओ, ये यहाँ तालिबान तो है नहीं यहाँ पर कि भाई अगर कोई जय श्री राम के नारे बताए वो उसको उठाए, क्योंकि डीएसपी साहब साथ में खड़े। अब देखिए, अब इन्होंने शराब पी या नहीं पी ये डिसाइड एसएम तो इतनी दूर से नहीं कर पाएगा शायद। उसके लिए डीएसपी साहब वहां खड़े थे, वो कार्रवाई कर सकते थे, वो कह सकते थे। हिमाचल प्रदेश में इस समय पर्यटन सीजन अपने चरम पर है और प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो चुके हैं। मैदानी राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण पर्यटक ठंडी वादियों का रुख कर रहे हैं, जिससे शिमला, मनाली, धर्मशाला, कसौली, जायल, कुफरी, नारकंडा, डलहौजी और चंबा जैसे स्थलों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। रिज मैदान और मॉल रोड पर पर्यटकों की चहल पहल बढ़ती जा रही है। वीकेंड पर यहाँ सैलानियों की संख्या काफी ज्यादा देखी गई। कुफरी और नारकंडा में भी पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंचे। मनाली में वीकेंड पर 3000 से अधिक पर्यटक वाहन पहुंचे। साथ ही 100 से अधिक वॉल्वो बस भी पर्यटकों को लेकर आई। मनाली के होटल्स में 40 से 60% तक ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। कुल्लू की बंजार घाटी में भी पर्यटक शांत वादियों का आनंद ले रहे हैं। वहीं धर्मशाला और मैक्लोडगंज जैसे इलाकों में भी 70 से 90% तक कमरे बुक चल रहे हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन स्मार्ट सिटी धर्मशाला के अध्यक्ष राहुल रहमान के अनुसार इस हफ्ते भी अच्छे कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं चंबा और डलहौजी में होटलों के 90% तक कमरे बुक हो चुके हैं। अगले सप्ताह के लिए होटलों में 40 से 60% तक की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है, जिससे पर्यटन कारोबारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र चंद ठाकुर ने बताया कि जून के पूरे महीने में अच्छा कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण शिमला से कुफरी और नारकंडा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर छराबड़ा और ढली के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों और सैलानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन की रफ्तार बढ़ी है और सैलानियों की बढ़ती संख्या से पर्यटन उद्योग को भी नई ऊर्जा मिल रही है।
आयकर विभाग सर्किल शिमला के कार्यालयों में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कार्यालय अधीक्षक नरेंद्र, सहायक आयुक्त सुनील कुमार और अतिरिक्त आयुक्त राजा घोष उपस्थित रहे। इस बैठक का उद्देश्य विभागीय कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना और करदाताओं को समय पर और प्रभावी सेवाएं प्रदान करना रहा। अधिकारियों ने विभिन्न मामलों की समीक्षा की और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। राजा घोष ने विभागीय कर्मचारियों को कर्तव्य के प्रति निष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखने की सलाह दी। वहीं सुनील कुमार ने करदाताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने पर बल दिया। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर शिमला सर्कल हूँ और शिमला रेंज के भी आप पे ये मीटिंग एडवांस टैक्स के ऊपर की गई है, क्योंकि एडवांस टैक्स यहाँ पे लोग कंपैरेटिवली कम भर रहे हैं, तो उनको अवेयर कराने के लिए या वो और इम्प्रूवमेंट करें उसके लिए ये ऑर्गेनाइज की थी। तो वही मुद्दा था मेन कि भी सबको अवेयर किया जाए कि भाई आप पीनल इंटरेस्ट या वो जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करते हो बाद में करने के लिए, तो उसको टाइमली अगर एडवांस टैक्स की 4 किस्तों में भर दोगे तो उनको फायदा भी रहेगा और गवर्नमेंट के पास भी टाइमली पैसा आ जाएगा। और क्या फायदा है लोगों को? इनकम टैक्स में एक कंसेप्ट है कि उसको बोलते हैं पे एज यू अर्न, पे ही कंसेप्ट है। उसके हिसाब से जैसे जैसे आपकी इनकम आती है आप उसको एस्टिमेट करते हो और अकॉर्डिंगली प्लान करके एडवांस टैक्स की किस्तें देते हैं। वो पहले 4 किस्तें होती हैं, उसमें दिया जाता है और उसका अलग अलग वो है परसेंटेज, वो अभी बताया गया सबको कि कितना परसेंटेज के हिसाब से उनको अवेयर किया जाता है।